कैसा होगा 2047 का भारत? इकोनॉमी का साइज क्या होगा? $5 ट्रिलियन अभी हमारा एम है, लेकिन 25 साल बाद कितनी ट्रिलियन डॉलर साइज ऑफ द इकोनॉमी भारत की पहुंच चुकी होगी? बाजार उसे किस तरह से रीड करेगा? इन सारी चीजों के ऊपर आज हम स्पेशल शो लेके आए हैं ईटी नौ स्वदेश पे दो खास मेहमानों के साथ। एक जिन्होंने करीब 4 दशकों से इंडिया का इकोनॉमी देखा है बढ़ते हुए, उतार चढ़ाव अलग अलग गवर्नमेंट्स के दौरान की नज़रों से। इनफैक्ट दूसरे गेस्ट जो हैं, हम बात कर रहे हैं इस समय स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर, ईटी के और ईटी नाउ के कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन से। राजीव मंत्री भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी यंग इन्वेस्टर हैं, वीसी और प्राइवेट इक्विटी स्पेस में भारत को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, निवेशक हैं, छोटी छोटी कंपनियों में लगाते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एक ऑथर भी है, द आइडिया ऑफ न्यू इंडिया। तो इंडियन इकोनॉमी को के एवोल्यूशन को क्लोजली इन्होंने फॉलो किया है। अब जब मोदी सरकार के 8 साल सत्ता में पूरे हो गए, इस दौरान सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ शायद चैलेंजेस भरे और अपना असर पूरी तरह से नहीं दिखा पाए। इन सब को हम एनालाइज करेंगे और हम बात करेंगे कि अब भारत का जब प्लान बना रहे हैं, 25 ईयर प्लान गवर्नमेंट बना रही है, रोड मैप आगे पेश करने वाली है मंडे को। इस रोड मैप में मोदी गवर्नमेंट अपने 8 साल के रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज करेगी, अब आपके सामने रखेगी, जिसे सिटीजन भारत के वो सब एनालाइज करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सिटीजन, हम सब। और हम इस बात को भी एनालाइज करेंगे कि क्या 25 साल में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या अचीवेबल है, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा और इसके साथ इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। सो जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ईटी नौ स्वदेश की इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए, राजीव एंड स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। मोदी गवर्नमेंट के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस पूरे कार्यकाल में जितने भी कदम उठाए गए इकोनॉमी पे, सिटीजन्स पे, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्या उन्होंने किया? आपका टोटलिटी में अगर देखा जाए तो किस तरह की रैंकिंग देंगे आप 10 में से? ग्रोथ तो पहले 5 साल में काफी मजबूत था, कोई 7% एवरेज था, मगर तब जब अब 3 साल जो हुए हैं, 2019-20 में ग्रोथ एकदम ढप से नीचे आ गया 3.7%, और उसके बाद कोविड आ गया 2 साल के, और अब यूक्रेन का लड़ाई आ गया, इसकी वजह से काफी नीचे हो गया। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है, कुछ देर के बाद कोविड खत्म हो जाएगा और यूक्रेन का लड़ाई भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान वापस जाएगा 7% ग्रोथ पे, जो मिरेकल ग्रोथ बोलते हैं। इसमें हम इतनी बोल सकते, कोई लोग बोलते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट और भी कम होती जा रही है, और जब ये कम होती जा रही है, 7% पे हम वापस नहीं जा सकते हैं। मगर और लोग बोलेंगे, अभी आप देखेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ ही के पिछले साल में 44% था, इस साल पहले महीने में 30% है। पूरे दुनिया के साइंस वाले लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 50 लाख इंजीनियर हर साल हम काबिल कर रहे हैं, 5 लाख, और किसी मुल्क में इतने इंजीनियर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से सब हाईटेक कंपनीज हिंदुस्तान की ओर आ रहा है। तो इसकी वजह से कोई लोग सोचते हैं कि अरे भाई, लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तब भी शायद हम 7% पे जा सकते हैं। मैं इतना बोलूंगा कि इस टाइम पे मैं बोलूंगा यहां भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट का इतना प्रॉब्लम है और हमारा एजुकेशन का इतना प्रॉब्लम है कि हमारा ग्रोथ नीचे आ जाएगा, हम सिर्फ 5-6% कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी बहुत हो, इंजीनियर्स बहुत अच्छे हुए, शायद 7% को फिर वापस जाके फिर मिरेकल इकोनॉमी बन सकते हैं। दोनों का चांस है, अभी देखना पड़ेगा कैसे चलेंगे। इनफैक्ट स्वामी जी, अभी हम ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि आज मोदी जी अपने पूरे दल बल के साथ, इनफैक्ट बहुत कॉरपोरेट्स वहाँ पे हैं साथ में, यूपी में इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के ऐलान हो रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट्स हैं, अदानी, मिस्टर बिरला। आइए सुनते हैं उनकी संबोधन को।
नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं, तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली। काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं, वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में अब ये समय
अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ 1 साल या 5 साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही हैं, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन, वन टैक्स, जीएसटी हो, वन नेशन, वन ग्रिड हो, वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन, वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। इसलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी यूपी में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ, देखिए मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए, वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ, और बता रहे हैं 80,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का साइन किया गया है। और वो बता रहे हैं किस तरह से यूपी एक बहुत हाई ग्रोथ इकोनॉमी का पार्ट बनेगी और योगदान भी उसका पूरे देश में उस स्टेट का बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि आप लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन बनारस जरूर होके आइएगा, काशी जरूर होके आइए, वहाँ पे मंदिर और घाट सब में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। राजीव, मैं आपके पास आता हूँ। इंटरेस्टिंग, हम बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात कर ही रहे थे। वहाँ मोदी जी ने लखनऊ में ये अनाउंसमेंट्स कर दिए। अब हम आपके पास आते हैं राजीव, और आपसे समझना चाहते हैं कि आप सबसे बड़ी उपलब्धियां, सबसे बड़े अचीवमेंट एक कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा मानना है कि 8 साल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है इस सरकार ने। बहुत सारी जो इकोनॉमिक, जो फाइनेंशियल, जो बहुत कठिन भारत के सामने जो कठिन थी स्थितियां, उनको सुधारा है। जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स को देखिए आप। पेमेंट्स, बैंकिंग एक बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए, बहुत बड़ी चुनौती थी जो हम सही नहीं कर पा रहे थे बहुत दशकों से। और आज जाके ऐसा लग रहा है कि सारा देश डिजिटल पेमेंट से जुड़ गया है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में डिजिटल पेमेंट पहुंच चुका है, यूपीआई की व्यवस्था पहुंच चुकी है। और दूसरी दिशा में देखिए तो प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ रहा है। और
ये बस 2 उदाहरण हैं कि कितने सारे दिशाओं में कितनी गति से हम आगे बढ़े हैं 8 साल में। राइट, बिल्कुल आपने डिजिटाइजेशन की बात की। स्वामी जी, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये जो जैम ट्रिनिटी जिसे बोलते हैं, जन धन, आधार और मोबाइल, देश के घर घर में मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ता गया, स्पेशली गांव में, जिलों में, कस्बों में, और उसकी वजह से आधार और डिजिटाइजेशन ने एक रेवोल्यूशन सा ला दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगे। आप इस वाले अचीवमेंट को कैसे देखते हैं? जैम ट्रिनिटी और डिजिटाइजेशन के पुश से नागरिक को, आम नागरिक को एकदम गांव-गांव में जो बेनिफिट मिला है। जो डिजिटाइजेशन हुआ है, ये यूपीआई जो है, बहुत से लोग बोलेंगे कि वाह वाह, हिंदुस्तान ने बहुत कदम आगे बढ़े हैं। ये सही बात है, मगर ये भी सही बात है कि अगर आप देखेंगे कि करेंसी कितना चल रहा है हिंदुस्तान में, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये नहीं है कि करेंसी और कैश खत्म हो रहा है और सब लोग डिजिटल जा रहा है, दोनों बढ़ रहा है। और हम समझ सकते हैं कि डिजिटल क्यों बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है डिजिटाइजेशन की, मगर ये जो इतना कैश करेंसी में इतना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या लोग कर रहे हैं इतने कैश के साथ, इसका अच्छा जवाब अभी नहीं आया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि जरूर डिजिटाइजेशन तो ठीक है, मगर अभी देखना पड़ेगा इतना कैश क्यों जा रहा है। कोई नई किस्म की ब्लैक मनी हो रही है, टेररिज्म हो रही है, लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसके सवाल अभी हम कर रहे हैं और जवाब के लिए हम ठहरे। राजीव जी, आप क्या जवाब देंगे? स्वामी जी कह रहे हैं अच्छी बात है डिजिटाइजेशन की वजह से, और सरकार ने भी काफी कदम उठाए, लेकिन ब्लैक मनी कहीं तो नहीं बढ़ गया? बिकॉज कैश भी सर्कुलेशन में बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि क्या क्या ज्यादा फायदे हुए आपके हिसाब से, या ये चैलेंजेस भी थे एक्चुअली? एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा एक कैटलिस्ट की तरह आते हैं, पर जरूरी ये है कि सरकार का एक प्लेटफॉर्म तैयार था, हमारी व्यवस्था तैयार थी। ऐसा नहीं कि जब कोविड आया तो हमने उसको बनाना चालू किया कि जल्दी से इसको तैयार किया जाए। हमारे पास पहले से ही ये व्यवस्था थी और कोविड के कारण से शायद उसको और बल मिला होगा, पर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये 7-8 साल से सरकार इसमें लगी है कि ये होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि डीमोनेटाइजेशन भी इससे जुड़ा रहा है। एक जो लेस कैश के ऊपर एम्फोसिस था, जो सरकार ने 2015 से ही जो चला रखा है आंदोलन कि कैश का यूज कम किया जाए, तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हम ये नहीं कह सकते कि खाली कोविड की वजह से हुआ या खाली कोई और घटना से हुआ। ये सब एक साथ एक चेन में चल रहे हैं, और कोविड से डेफिनेटली इसको बल मिला, पर सरकार नहीं होगी कि वे तैयार थे। स्वामी जी, चलिए अब उपलब्धियों से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चैलेंजेस। कुछ कैसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे भी रहे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रहे, शायद उन्हें बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं गुंजाइश रह गई। ऐसे कौन सी चुनौतियां आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट की, ताकि आगे आने वाले समय भी उनको ध्यान रख सके कि क्या चीज़ें बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती थी? क्या डिमोनेटाइजेशन बेहतर हो सकता था? जिस तरह हमने कोविड को संभाला, बाद में ऑफकोर्स हम वैक्सीनेटर्स टू द वर्ल्ड बन गए, पूरे दुनिया को हमने वैक्सीन सप्लाई की, बट शुरुआती दौर में क्या ये बेहतर संभाला जा सकता था? आप कौन से ऐसे एरिया को, चुनौतियों वाली एरिया बताएंगे इस गवर्नमेंट की? भाई कभी अगर देखेंगे, मैं बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आपने बोला था, प्राइवेटाइजेशन देखिए कि हो ही नहीं रहा है। वो बीपीसीएल का भी निकाल दिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग, सब कुछ भी नहीं हो रहा। एजुकेशन, अगर आप प्रथम के रिपोर्ट देखेंगे, स्कूल के बच्चे 5 क्लास 6 क्लास तक पहुंचे हैं, मगर 2 क्लास के जो पढ़ने का टेक्स्ट होता है वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हजारों है। अमरोहा में उन्होंने बोला कि 16,000 स्वीपर के पोस्ट हैं, और स्वीपर के पोस्ट के लिए कितने 25,000 लोगों ने अप्लाई किया, एमए वाले, पीएचडी वाले। तो ये नौकरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसमें प्रॉब्लम है। लिबरलाइजेशन जरा कुछ जरूर हुआ है, मगर अगर आप देखेंगे जो आत्मनिर्भर है और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड
इंसेंटिव दे रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्री मार्केट नहीं होगी, मगर चीन ने जैसे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के धक्के के साथ इकोनॉमी का कुछ ग्रोथ किया, वो भी हम कोशिश करेंगे। मगर ये सीधी बात है कि ये चीन देश नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। और अगर सोचो कि कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ खराब हो जाएंगे, चीन में तो बिल्कुल बंद कर देंगे उनको। यहाँ तो सब लोग अरे भाई इतनी नौकरी है, उसको बंद नहीं कर सकते हैं, बहुत से सिक इंडस्ट्रीज चल सकते हैं। सो ये खतरेबाज है। सो अगर आप वीकनेसेस सोचते हैं, आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में वीकनेसेस है, एजुकेशन में वीकनेस है, एम्प्लॉयमेंट में वीकनेस है, ये 3 बहुत वीक एरियाज है। स्वामी जी, आपके हिसाब से इन्होंने बेहतर काम कहाँ किया, जहां एकदम शानदार काम हो, चाहे वो नागरिकों के लिए हो, चाहे इन्वेस्टर्स के लिए हो, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे अव्वल दर्जे का काम किधर हुआ है आपके हिसाब से? जी, अच्छे काम तो अब क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव हो गया। पहले कहते थे कि गवर्नमेंट निकम्मा है, जो भी गवर्नमेंट करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। अभी उन्होंने जन धन को जो अकाउंट खोल दिए, ये नहीं है कि 100% के लोगों को आ गया, मगर 85-90% को लोग बैंक अकाउंट खोलना बहुत बड़ी चीज है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नरेगा पैसा सब वहां डायरेक्ट जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। राशन का भी आप देखिए, और ये जो राशन कार्ड जो साधारण मिलता है, और ये स्पेशल फीडिंग प्रोग्राम कोविड के वजह से 5-5 किलो जो वो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। और मुल्कों में बहुत डिस्ट्रेस हुआ था। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कोविड का काफी बंगलिंग भी था, मगर जो इन्होंने ये कहा कि भाई फीडिंग प्रोग्राम और पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो लोगों को पहुंचे थे। इसी के वजह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इतना घमंड इलेक्शन विक्ट्री जीता था। तो इन चीजों में चीज ठीक हुए। और क्या ठीक हुआ? स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छा हुआ। इंडिया में 100 यूनिकॉर्न है। आप सोचिए कि पूरे चीन में सिर्फ 200 है। तो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया अच्छी चल रही है, डिजिटल इंडिया अच्छी चल रही है, सप्लाई हाईटेक इंडिया अच्छी चल रही है, इंजीनियर स्टेम हाईटेक इंडस्ट्रीज वो सब अच्छे चल रहे हैं। तो ये सक्सेस एरियाज है। राजीव, इनफैक्ट स्वामी जी ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने डीमोनेटाइजेशन की आलोचना की। ये कहा कि ये जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ था वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था, आपाधापी थी, शायद वो बेहतर हो सकता था, और उसकी वजह से निचले स्तर में लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई थी, स्पेशली गाँव और कस्बों में। और ब्लैक मनी की बात करें तो वापस से ब्लैक मनी का सर्कुलेशन या कैश का सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ ही गया। 3-4 लाख करोड़ के ब्लैक मनी की बात हुई थी। आपकी इस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या राय है राजीव? ये देखिए, डीमोनेटाइजेशन को अब 6 साल होने को आ रहे हैं, और मैं वो उन आंकड़ों पे कमेंट नहीं करूंगा कि वो कितना वापस आया और कितना नहीं आया, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप एक बिहेवियरल एस्पेक्ट से देखिए कि बहुत सारे वर्ग ऐसे हो गए थे देश में जिन कैश इकोनॉमी में काम करने की एक उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था कि हम सब चीज कैश में प्रोक्योर करेंगे, हमारा सारा जो व्यापार है कैश में चलेगा, हमारे सारे खर्चे कैश में चलेंगे और हम कुछ भी टैक्स नहीं भरेंगे। ये उनको एक ऐसे एक बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई थी कि हम तो ऐसे ही करते हैं। तो और ये सालों से चल रहा है। तो आप इस ऐसे सेगमेंट को आप कैसे फॉर्मल सेक्टर में लेके आएंगे? तो और मैंने ये कुछ न्यूज़पेपर्स में लिखा भी है इसके बारे में कि ये क्यों जरूरी था। मेरा मानना है कि डीमोनेटाइजेशन एक शॉक की तरह आया और फिर लोगों को एक तो बिहेवियरल शॉक लगा कि भाई ये चलेगा नहीं। और उस टाइम जो क्राइसिस चली थी, ये सही बात है कि गरीब तबके की कठिनाई झेलनी पड़ी, बहुत मुश्किलें आई लोगों के ऊपर, पर बहुत सारे लोगों ने इसको ये भी माना कि ये देश के हित में है। और फिर उसके बाद अब अगर इतनी कठिनाई अगर हुई थी और लोगों में एक आक्रोश था, तो कम से कम वो चुनावों में तो सामने नहीं आया। लोगों ने फिर भी मोदी जी को के साथ ही अपना मत डाला और भाजपा को ही चुना। तो अगर आप उस एंगल से देखेंगे तो शायद इतना आक्रोश नहीं था।
जितना कि कुछ लोग बता रहे हैं। स्वामी जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं। अब यहाँ से आगे आने वाले सालों में बहुत फोकस नजर आ रहा है सरकार का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का, और इनफैक्ट इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। इसी में बहुत सारे सेक्टर्स में पीएलआई का भी अनाउंसमेंट हुआ है, एक के बाद एक करके हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड, टेक्सटाइल, केमिकल, सभी जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह से थीम बनाने की कोशिश है और बढ़ावा देने की कोशिश है। आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैन्युफैक्चरिंग में एक है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है स्किल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में हम फेल हो गए। अब भी लोग सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से नौकरी मिल जाएंगे। ये बकवास है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इतना है कि लेबर की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप एम्प्लॉयर्स को देखते हैं, एम्प्लॉयर्स नहीं चाहते हैं कि मैं 20,000 लोगों को नौकरी दूं। बांग्लादेश वगैरह में देखिए, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, 50,000 लोग हैं। चीन में 50,000, 1,00,000 लोग के एम्प्लॉयज है। हिंदुस्तान में कोई भी 1,000 एम्प्लॉय भी रखना नहीं चाहता, क्योंकि बोलते हैं लेबर लॉ वगैरह हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग देखें, ये इंडिया इसमें फेल हो गया। और ये गवर्नमेंट जितना भी कोशिश करे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में एक बड़ी चीज नहीं हो सकती। स्किल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे हम अच्छे कर रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। हमारे सब सर्विसेज इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, इन्फोटेक वगैरह। मगर मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे कितने वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज है। स्मॉल कार्स, स्मॉल ऑटो में हम वर्ल्ड क्लास है। फार्मास्यूटिकल्स हम वर्ल्ड क्लास है। तो ये अच्छी जगह, ये अच्छे न्यू जगह है। ये मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छी कर रहे हैं। अब लोग अब बोल रहे हैं कि आप मशीन टूल्स और स्किल्ड कैपिटल गुड्स में भी हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे इंजीनियर सब यहाँ हैं। तो ये सब एरियाज अच्छे चल सकते हैं। मगर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जहाँ नौकरी होती है, उस एरिया उसका हाल अच्छा नहीं है और वो अच्छा होगा भी नहीं। स्वामी जी, एक और तरफ गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है, वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भारत हजारों करोड़ रुपए कई चीजों को इंपोर्ट करने में लगाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल 1 बिलियन बैरल्स हम इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस के हम सबसे बड़े परचेजर हैं ग्लोबली, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रिन्यूएबल के चलते और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थीम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इन सब कामों में ना इस्तेमाल हो और हम खुद ही बनाना शुरू कर दें, एक तरह से आत्मनिर्भर थीम। आप इसको कैसे देखते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो फोकस है सरकार का? ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत खतरा है जी, बहुत खतरा है। इंडिपेंडेंस से 1991 तक नेहरू, इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश किया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और उसका क्या हुआ? उसका है कि हमारा ग्रोथ बिल्कुल ठप था, हमारा इकोनॉमी बिल्कुल नहीं बढ़ा। और आप देखेंगे कि 1947 और 1980 के बीच में हमारी आबादी, पॉपुलेशन डबल हो गई, मगर पॉवर्टी रेशियो तो वही रहे, 56%। इसके मतलब है कि जो इतना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने कोशिश किया, ग्रोथ भी नहीं हुआ, और जितने गरीब लोग हैं उनका नंबर डबल हो गया। तो भाई, हमने इसको पहले भी कोशिश किया और इसका बहुत डिजास्टर था। जो गरीबी हटाओ प्रोग्राम वगैरह इंदिरा गांधी का था, वो डिजास्टर था। तो इस टाइम पे वो करें, चलो भाई फिर कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हम थोड़े एक्सपोर्ट वगैरह भी करेंगे, और जैसे चीन देश ने किया, वैसे भी हम कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलूंगा कि इसमें बहुत खतरा है। हो सकता है कि 1-2 इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल होंगे, और ये भी हो सकता है कि 5, 6, 7 इंडस्ट्री में आप लाखों करोड़ का इंसेंटिव देंगे, इतने बड़े बड़े कारखाने बनाएंगे, और अगर वो फ्लॉप हो जाएंगे तब क्या करेंगे? वो बैड डेट हो जाएंगे। जो बैंक ने उन्होंने लोन दिया, वो बैंक भी ढपले में बैठ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये इंपोर्ट आत्मनिर्भर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत खतरा है। इसमें हमें जल्दी आगे नहीं जाना चाहिए, आहिस्ते आहिस्ते जाना चाहिए। 2-3 जगहों में ट्राई कीजिए। और जो इतने इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, 14
14 सेक्टर में आप ये PLI दे रहे हैं, इसमें खतरा है। राजीव, आपके पास आता हूं। चलिए, डीमोनेटाइजेशन तो एक बात हो गई, उनकी आलोचना जो भी हुई, लेकिन हम दूसरी बात करते हैं GST। वहां पे भी लोग कहते हैं कि जितना फायदा सरकार को होना चाहिए था, एक्चुअली वो हुआ नहीं है इस वाले रिफॉर्म के साथ भी। हालांकि GST कलेक्शन तो बढ़ रहे हैं, जितना फायदा मिलना चाहिए था। आपको लगता है कि आपकी क्या राय है इस पे? फायदा तो मेरा मानना है कि मिल ही रहा है। फायदा देखिए, GST को भी अब 5 साल पूरे होने को आ गए हैं। 2017 में जुलाई में GST आया था, अब अगले महीने 5 साल हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मलाइजेशन पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। आप GST कलेक्शन देख लीजिए, और जब इतना बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो ये अनिवार्य है, ये इनएविटेबल है कि मतलब ट्रांजिशन पीरियड में ये सब डिफिकल्टीज आएंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको पहले करने से या बाद में करने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता। जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें दो राय नहीं है। वो मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ चीजें ठीक से हो सकती थी, वो शायद सरकार भी जानती नहीं थी, या उनकी भी तैयारी में कुछ कमी रह गई। ये जरूर है कि हमेशा जो भी किया उससे तो बेटर कर ही सकते हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि रिफॉर्म्स में क्या होता है कि टालने के लिए ये बड़ा अच्छा एक एक्सक्यूज रहता है कि नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, अभी नहीं करना चाहिए, अभी 1 साल बाद देखते हैं, 6 महीने बाद देखते हैं, और फिर वो बात छूट जाती है, फिर वो होता नहीं। तो ये अच्छा मानता हूँ कि साथ साथ काफी रिफॉर्म साथ में हुए हैं। उसका इम्पैक्ट जरूर थोड़ा सा डिसरप्टिव रहा, पर ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और देश के लिए अच्छा रहा है। राइट। स्वामी जी, हम आगे की बात करते हैं। 8 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी भी स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, रिफॉर्म्स को ट्राई करना, एग्जीक्यूट करना और उसके फायदे नागरिकों तक पहुंचाना, और प्लानिंग भी करना आगे की कि क्या चीज़ प्लान करने लायक है, एग्जीक्यूट करने लायक है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे। अब जब आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, भारत 2047 का भारत का प्लान बन रहा है, 25 साल आगे का प्लान बन रहा है, आपकी क्या राय है? कितना प्रैक्टिकल है ये? कैसा एग्जीक्यूट किया जाएगा? कौन से एरियाज पे फोकस होना चाहिए? देखिए जी, ये बीजेपी आई और जो प्लानिंग कमीशन था, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को पूरा निकाल दिया और खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि 5 साल के प्लान भी बिल्कुल फजूल है। अगर 5 साल के प्लान फजूल है तो 25 साल का प्लान वो भी तो फजूल होगा। और ये सोचिए, 25 साल में कौन जाने कौन सा पार्टी होएगा, कौन जाने कौन सा आदमी प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन सी औरत चीफ मिनिस्टर होएगी, कोई नहीं जानते। और अगर वो सोचिए कि और कोई पार्टी के प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, वो मिस्टर मोदी के प्लान अपना करा लेंगे? नहीं जी, वो तो अपना प्लान निकालेंगे। तो जो अगर कोई भी कहता कि भाई 25 साल का प्लान बना रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा है, ये इमेजमैनशिप है, इसमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। इसके बारे में आप कुछ सीरियसली सोचिए मत। किसी के दम में नहीं है कि आज अभी हम कर सकते हैं कि 25 साल में क्या होने वाला है। नहीं जी, आप कह नहीं सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि कौन गवर्नमेंट में होगा, क्या पॉलिसी होगी, दुनिया में क्या ट्रेंड होंगे, ये सब चीज आपको नहीं पता है। तो आप प्लान जरूर बनाइए, मगर ये सिर्फ इमेजमैनशिप और प्रोपेगेंडा होगा। जी, मैं अपना आखिरी सवाल आप ही से पूछूंगा, और इस बात का उसका हिंट मुझे राजीव के इस सवाल से मिला था, वो है इलेक्शंस। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट है, इनफैक्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, ये बता रही है कि अगर हम लोकप्रियता देखें, पॉपुलैरिटी मिस्टर मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप में एक 2019 में पीक की थी, उसके बाद नीचे आई, बट वापस इस समय ऑल टाइम हाई की तरफ पॉपुलैरिटी जा रही है। क्या ये मोमेंटम बन रहा है 2024 के लिए और उनको फेवर करेगा ये? भाई, मेरे ख्याल में जो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कैंपेनिंग में हम गए थे, पूरा देखा। मैं बोलूंगा कि अगर मोदी साहब का पॉपुलैरिटी जरा सा कम हो या ज्यादा हो, वो छोटी बात है। बात है कि इतना पॉपुलर है कि मेरे ख्याल में 2024 में आप वो जरूर जीतेंगे, इसका कोई शक नहीं। ऑल राइट स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये एक आपके लिए स्पेशल पेशकश थी, एनालाइजिंग लास्ट के 8 साल का एनालिसिस और आगे 25 साल का जो प्लान हम बना रहे हैं, कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ चैलेंजेस फेस कर सकती है सरकार और इससे नागरिकों का और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इनफैक्ट ET Now स्वदेश पे न्यूज़ और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।